देखिए गो ऑन, यह जो है दिस शोज द वर्क प्रोसेस इन प्रेजेंट टाइम इन ए कंटिन्यूअस में। गो ऑन जो होता है ना, ये प्रेजेंट टाइम में ये बताता है कि कोई कार्य जो है वो लगातार होता है। इट मीन्स कि गो ऑन जो है बराबर आप कीप ऑन भी मान सकते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, जो फॉर्मूला चलता है अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज कर देंगे प्लस कीप या कीप्स, गो या गोज प्लस ऑन प्लस जेरंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। ये जो गो ऑन कीप ऑन होता है, इससे हम प्रेजेंट टाइम में किसी काम को लगातार करते हैं। जैसे कि कोई हम एग्जांपल लिए, मोहन खेलता रहता है, मोहन खेलता रहता है। हम ये देखते हैं कि ता रहता है, यानी प्रेजेंट टाइम में मोहन एक वर्क को लगातार करता है, वो रुकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको मोहन सूत्र लेंगे, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, कीप्स ले या गोज ले। तो मोहन कीप्स ऑन प्लेइंग, यहाँ प्लेइंग जो है वो मेरा जेरेंड है, या हम गोज ऑन से बनाएंगे तो मोहन गोज ऑन प्लेइंग। ये हम बनाते हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कर्ता प्रेजेंट टाइम में कोई काम करता। सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि कीप ऑन और गोज ऑन के विषय में हमको जानना है। तो ये जो है प्रेजेंट टाइम में किसी काम को कंटिन्यूअस होता है उसके विषय में बताता है। और इसके बाद जो आने वाला क्रिया होता है वो अपने चौथे फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग जेरेंड बोलते हैं इंग्लिश में। और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जेरेंड आता है। लेकिन कहीं कहीं जब हम ग्रामर में आते हैं तो इसी स्ट्रक्चर को हम इस तरह से बना देते हैं। यानी अगर इसको स्ट्रक्चर नंबर 1 मान लें तो स्ट्रक्चर नंबर 2 जो होगा वो किस तरह हो सकता है। जब हम 11 के बुक में पढ़ते हैं, शुरुआती दौर में पढ़ते हैं, तो उसको इस तरह से पढ़ा जाता है, सूत्र को इस तरह से राइट किया जाता है। सब्जेक्ट एक फॉर्मूला ये होता है। एक ही ट्रांसलेट को हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि सब्जेक्ट दें, डू या डज दें, नथिंग बट। अब वेयर वी यूज नथिंग बट को हम कहाँ यूज करते हैं, तो नथिंग बट का यूज हम तब करते हैं जब कर्ता किसी काम को लगातार करता है। और नथिंग बट के बाद जो मेन वर्ब आता है, जो लेक्सिकल वर्ब आता है, वो हमेशा V1 में रहता है, यानी क्रिया के पहले रूप में। उसके बाद ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड देते हैं। जैसे मोहन खेलता रहता है तो मोहन
ले लेंगे। और यहाँ पर मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं, डज नथिंग, मोहन डज नथिंग बट, और V1 ले लेंगे प्ले। अब यहाँ के बाद ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट देते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी हम आते हैं तो स्ट्रक्चर 3 में हम आ जाते हैं। स्ट्रक्चर 3 हम किस तरह करेंगे, तो इसका ये स्ट्रक्चर है कि मान लिया जाए कि कभी कभी वाक्य का बनावट अलग हो जाता है, तो स्ट्रक्चर 3 में हम चलेंगे। स्ट्रक्चर नंबर तीसरा कि वाक्य को जब हम ट्रांसलेट करते हैं, जब वाक्य को हम राइट करते हैं, किसी पैराग्राफ में लिखना होता, और मेरे मन में विचार आया कि वह क्रिकेट खेलता रहता है, वह एक पत्र लिखता रहता है, मोहन संगीत सुनता रहता है, तो हम अनेक तरह से ऐसे वाक्य को कंपोज करते हैं। और उसका जो सूत्र होता है, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद कंटिन्यू या कंटिन्यूज +2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, ये एक सूत्र होता है। इससे भी हम ऐसे वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद करते हैं प्रेजेंट टाइम में। यानी पहले ही मैंने बताया कि गो ऑन जो होता है कंटिन्यूअस वर्ब को शो करने के लिए जो होता है प्रयोग किया जाता है। जब कंटिन्यूअस होगा तो हम कंटिन्यूअस या कंटिन्यू, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जहां रहेगा वहां कंटिन्यूअस प्रयोग करेंगे, और इसके अलावा प्लूरल जो आएगा उसमें कंटिन्यू करेंगे। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके बाद जो हम प्रयोग करेंगे वो इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, यानी प्रीपोजिशन टू वहां आएगा, और उसके बाद V1 यानी 2 प्लस V1 मान लेंगे, उसको इन्फिनिटिव ग्रामर में मान लेंगे। और इसके तरफ से भी हम ट्रांसलेट वाक्य को कर सकते हैं, जैसे मोहन खेलता रहता है, तो मोहन थर्ड पर्सन कंटिन्यूज टू वर्क, यानी इस तरह से भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में जब कर्ता कोई काम लगातार करता है तो उसको हम 4 तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहला जो है कीप्स ऑन का प्रयोग कर दें, दूसरा गोज ऑन का प्रयोग कर दें, तीसरा नथिंग बट के प्रयोग करके बनाएं, और चौथा कंटिन्यू या कंटिन्यूज टू का प्रयोग करके हम बनाएं। और इस तरह से गो ऑन और कीप ऑन का प्रयोग जो है वो हो जाता है। और यहाँ पर जो है हम प्ले लिखेंगे, सॉरी वर्क नहीं प्ले लिखेंगे। क्लियर? Thank you.